नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कौरव जी ट्यूटोरियल पर। चलिए, आज हम अध्ययन करने वाले हैं ज्योग्राफी के पहले चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट को, जिसको हिंदी में संसाधन एवं विकास के नाम से जाना जाता है। ये लेक्चर सेकंड है। इसके पहले एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था, उम्मीद है आप सभी ने उसको देख लिया होगा, जिसमें हमने प्रथम दो टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस और रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एंड लैंड रिसोर्सेस, यानी कि भारत में संसाधन का नियोजन और भू संसाधन, ये प्रमुख टॉपिक रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला जो है ना हमारा बिंदु है वो रिसोर्स प्लानिंग है, यानी कि संसाधनों का नियोजन। प्लानिंग मतलब नियोजन। देखिए, प्लानिंग, हर एक चीज़ के लिए प्लानिंग की आवश्यकता है। आप पढ़ाई करने से पहले प्लानिंग करते हैं कि आपको आज किस विषय का अध्ययन करना है, कौन कौन से टॉपिक हैं वो आप पढ़ेंगे, है ना। स्कूल जब आप जाते हैं तो स्कूल से पहले आपने बैग तैयार करना होता है, अपने ड्रेस पहननी होती है, ये सेटअप आप इसकी प्लानिंग करते हैं, है ना। आप गेम्स खेलते हैं तो गेम में आप कैसे जीतोगे इसकी प्लानिंग करते हैं, कि किसी ट्रिप पर जाते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं। उसी तरह यहाँ पर रिसोर्सेज की प्लानिंग की बात हो रही है, क्योंकि प्लानिंग ही एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो किसी भी चीज़ को सही ढंग से करने का तरीका उपलब्ध कराती है। यानी कि हम यदि संसाधनों की प्लानिंग की बात करें तो संसाधनों का जुडिशियस कैसे यूज हो, विवेकपूर्ण यूज कैसे हो, समझदारी से प्रयोग कैसे हो, इसलिए हम उसकी प्लानिंग करेंगे। क्योंकि यदि हम संसाधनों का, रिसोर्सेस का प्लानिंग के बिना यूज करेंगे तो वो रिसोर्सेस डेप्लीट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। जैसे कि पानी हम बचा ही नहीं रहे हैं, पानी का हम बर्बादी किए जा रहे हैं और वर्षा कम हो रही है, तो क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होगा और उससे पानी की कमी आ जाएगी। ऐसे पेड़ काटे जाने से हमारे पास पेड़ों से मिलने वाले विभिन्न तरह के संसाधनों की कमी हो जाएगी। आपको पता है, पेड़ महत्वपूर्ण ऑक्सीजन हमें उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की जो वनस्पतियां हैं वो हमें मिलती हैं, फल फ्रूट मिलते हैं, फर्नीचर्स हमको वहीं से मिलते हैं, पेपर मिलते हैं। तो पेड़ काटने से बहुत सारे नुकसान है, इसलिए हमें पेड़ों को भी बचाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, रिसोर्स में, क्योंकि हमारी पूर्ति करते हैं आवश्यकताओं की। चलिए, अब हम इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया के बारे में है कि इंडिया बहुत विशाल देश है और इंडिया में विविध प्रकार के जो है ना वो संसाधन है, उससे समृद्ध है इंडिया। यानी कि बहुत तरह तरह के संसाधन हैं इंडिया में, रिसोर्सेस हैं। लेकिन इंडिया में कई रीजन्स ऐसे हैं जिनमें किसी एक प्रकार के रिसोर्सेस की तो अधिकता है, लेकिन दूसरे प्रकार के रिसोर्सेस की क्या है, कमी है। जैसे एग्जांपल ले लो, आप राजस्थान ले लो। राजस्थान में आपको पर्याप्त विंड एनर्जी आप डेवलप कर सकते हैं, सोलर एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कमी किसकी है राजस्थान में, आपने बचपन से ही सुना होगा, किसकी, पानी की। तो पानी जैसे महत्वपूर्ण जल संसाधन की कमी है, और वायु संसाधन कह सकते हैं, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे संसाधनों की प्रचुरता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं भारत के जहाँ पर एक तरह के संसाधन अधिक हैं और दूसरे तरह के संसाधन कम हैं। तो संसाधनों की सबको पर्याप्त मात्रा में संसाधन मिल सकें, रिसोर्सेज तक अप्रोच हो सके, इसलिए रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना आवश्यक है। सबको जल भी मिल जाए, है ना, एनर्जी भी मिल जाए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस प्लानिंग के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इंडिया में कैसे की जाती है वो प्लानिंग, तो आप देख लें। पहले तो आपको पूरे इंडिया का सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। इस सर्वे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता करना पड़ेगा किस क्षेत्र में कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, ठीक है। और फिर उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। फिर बाद में आपको ये पता करना पड़ेगा कि उसमें जो रिसोर्सेस हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है और उसकी मात्रा क्या है। तो पहला क्या रहेगा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वे करें, मैपिंग करें, साथ में वहाँ पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज की गुणवत्ता और मात्रा का आकलन करें, है ना, एस्टिमेशन करें। तो ये जो है ना पहला चरण होता है रिसोर्स प्लानिंग का। तो दूसरा स्टेप्स क्या है, दूसरा स्टेप, अब हमें पता चल गया है कि हमारे देश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, लेकिन अब उनकी कितनी क्वालिटी है, कैसे उन तक अप्रोच होगी, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी के हम एक्सेस नहीं कर सकते। मुंबई हाई आपने सुना होगा,
पेट्रोलियम का जो स्टॉक है इंडिया का 60% पेट्रोलियम की पूर्ति मुंबई हाई करता है भारत की। मतलब भारत में 60% जो पेट्रोलियम रिजर्व है कहाँ पर है, मुंबई हाई में है। और मुंबई हाई कहाँ पड़ता है, समुद्र में है। तो समुद्र में ड्रिल करना और पेट्रोलियम को ड्रेन करना वहाँ से, ये एक टफ प्रोसेस थी और उसको एक टेक्नोलॉजी ने से ही पॉसिबल बना पाए। तो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है रिसोर्स का यूज़ करने के लिए, और ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थानों की भी आवश्यकता है, जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे शामिल जो ये सब कार्य करेंगे। जैसे रिलायंस को अथॉरिटी है वहाँ से पेट्रोलियम निकालने की, तो रिलायंस क्या है, एक बड़ी संस्था है जिसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और वो उनके अनुभव के आधार पर, उनकी नॉलेज के आधार पर वहाँ से आसानी से ये सारे काम कर पा रहा है। तो हमें दूसरा स्टेप क्या है रिसोर्स प्लानिंग का इंडिया का, कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स प्लानिंग। यानी कि इतनी सारी चीज़ें होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, स्किलफुल ह्यूमन बीइंग हो, और इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा तब रिसोर्स प्लानिंग सही से काम करेगी। थर्ड क्या रहेगा, देखिए इंडिया में, चूँकि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट भी होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। अब रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया है। तो दोनों यदि मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करेंगे, तो जो है ना नेशनल रिसोर्स प्लान के साथ में कोऑर्डिनेशन होगा स्टेट रिसोर्स प्लान का, या कहें कि संसाधन की नियोजन की जो प्रक्रिया है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य तालमेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था। इस तरह से हमारे देश में संसाधनों की प्लानिंग की जाती है। एक और नोट आपके सामने नीचे नोट डाल के लिखा हुआ है कि मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द अब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में हिंडर डेवलपमेंट। यानी कि भले ही अकेले रिसोर्सेज के होने से विकास संभव नहीं है, क्योंकि विकास के लिए आवश्यक किसकी है, आवश्यकता है टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी के उसकी अब्सेंस में, तकनीक के अभाव में आपके अकेले रिसोर्सेज से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या ज़रूरी है कि रिसोर्सेज के साथ साथ आप अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करें, ताकि आपको उन रिसोर्सेज का लाभ मिल सके। अब अगला जो है पॉइंट आता है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधन है उनका संरक्षण करना। संसाधन संरक्षण कैसे किया जाए। अब संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि जो हमारे पास संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, हमने उनका अनुचित उपयोग करना शुरू कर दिया। मानव है, उसका लालची स्वभाव है, जितनी ज़्यादा चीज़ें मिले उतना ही अच्छा है ना। वो चाहता है कि इस दुनिया के सारे संसाधनों पर उसका ही कब्जा हो जाए। तो उसने अनुचित उपयोग किया, ओवर किया। इससे क्या हुआ कि संसाधनों की कमी होने लगी। जैसे आप कहते हैं ना सेव वाटर, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साफ पानी की कमी है, बचाओ भाई पानी को। पेड़ काट दिए, रेलवे का विस्तार किया गया बहुत बड़े लेवल पर। उपनिवेशवाद के समय, कॉलोनाइजेशन के समय, ब्रिटिश रूल में रेलवे एक्सपेंड की गई। उसमें जो है ना स्लीपर यूज़ किए जाते थे, और स्लीपर मतलब होते हैं कि ये जो रेल की पटरी है बीच में जो डंडे डले रहते हैं, इनको स्लीपर कहते हैं। ये लकड़ी के होते थे। इन लकड़ी के स्लीपरों को बनाने के लिए लाखों पेड़े काटे गए। तो भाई पेड़ों की कमी हो गई, और कई पेड़े हमें पता है विभिन्न तरह की जो ट्रीज़ होते हैं वो वेजिटेशन प्रोवाइड कराते हैं, फ्रूट्स कराते हैं, मेडिसिन के भी उपयोग में आते हैं। तो ये संसाधन कम होने लगे। तो भाई अब वर्ल्ड लेवल पर लोग कहने लगे भाई रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करो, इनका संरक्षण करो। तो भाई चलिए, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई वर्ल्ड लेवल पर, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सारी बातें सामने आई। तो रिसोर्सेज का इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। चलिए, तो संसाधनों का संरक्षण कैसे करें, ये चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो पेड़ों को काटकर विकास किया जा रहा है, ये जानवरों को, पक्षियों को मारा जा रहा है, तब विकास है, बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को क्षति हो वो आगे विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए विभिन्न विश्व के चिंतकों ने ये संसाधनों के संरक्षण के लेकर है ना अपने अपने विचारों को पब्लिश करना शुरू कर दिया। इनमें बहुत से चिंतक हैं। एक महान चिंतक गांधी जी के विचार क्या थे,
गांधी जी का कहना था कि हमारे जो एनवायरनमेंट पर्यावरण में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की लालच को वो पूरा नहीं कर सकते। नहीं कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। नहीं कि सब कुछ है हमारे इन्वायरमेंट में, हर चीज़ आप सबके पास पहुंच जाएगी, लेकिन लालच बस कोई एक व्यक्ति उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे तो फिर किसी दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो और मानव का जो ग्रीडी नेचर है, इन दोनों की वजह से ही रिसोर्सेस की जो है ना कमी आ रही है, रिसोर्स डेप्लेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? में उन्होंने कहा वो मास प्रोडक्शन है, यानी कि ज़्यादा उत्पादन, वो ज़्यादा उत्पादन के खिलाफ थे। वो कहते थे कि उत्पादन ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन बाय मासेस। आप इसे एग्जाम्पल के तहत समझें। आपके घर में 5 लोग हैं और कमाने वाला है एक व्यक्ति। ठीक है, ये भाई ये जो है ना, ये अकेले कमाते हैं, है ना, पैसा, और घर के 5 सदस्यों को देते हैं, कमाते हैं 20,000, और 20,000 से घर के सभी सदस्यों को बांट देते हैं, या घर की जो है ना वो संचालन करते हैं। उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं पर सबको देना पड़ रहा है, इसलिए ये 20,000 से भी इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। अब एक दूसरी फैमिली की बात करते हैं। इसमें भी 4 लोग हैं, है ना, कितने हैं? 4 लोग हैं, और ये चारों कमाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कमाते हैं, 10-10 हज़ार कमाते हैं। तो चारों मिलके 10,000 कमाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000। और 40,000 में इस चारों बहुत अच्छे से रह सकते हैं, अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने की जगह ज़्यादा लोग उत्पादन करें, है ना। तो ये महात्मा गांधी का विचार था। चलिए अदर लोगों का क्या विचार है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन को लेकर पहली बार एक रोम का एक क्लब था, द क्लब ऑफ रोम, इसने वकालत की। रिसोर्सेज कंजर्वेशन या कहें संसाधन का संरक्षण को लेकर पहली बार बात किसने की? क्लब ऑफ रोम ने 1968 में ये बात की उन्होंने। फिर इसके बाद में 1974 में गांधी जी के ही विचार को सोमेसर ने, ये जो सोमेसर नाम दिखाई दे रहा है, गांधी जी के ही विचार को सोमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के माध्यम से प्रेजेंट किया। 1987 में ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। तो बच्चों बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक है। और दोस्तों 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, पहली बार वैश्विक लेवल पर इसको लागू करने की पहल की गई। किसको लागू करने की? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय विकास कैसे हो, इसके लिए विश्व जो अर्थ सम्मेलन हुआ था उसमें एक बुक पब्लिश की गई थी, अवर कॉमन फ्यूचर नाम के टाइटल के साथ में। उसमें ये बात की गई थी कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, और विश्व के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उस में की गई विभिन्न तरह के उद्देश्यों पर जो है ना हस्ताक्षर किए थे, एजेंडा 21 तैयार किया था। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपना जो दूसरा टॉपिक था आज के लेक्चर का, लैंड रिसोर्स, है ना, भू संसाधन। ठीक है। चलिए देखो, भूमि के ऊपर ही हम सभी तरह की क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि गेम खेलना हो तो भी हम ज़मीन के ऊपर ही खेलते हैं, मकान बनाना हो, रोड कंस्ट्रक्ट करना हो, इंडस्ट्री सेटअप करना हो, स्कूल बनाना हो, ये सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर करना हो, आपको रेलवे का विस्तार करना हो, कुछ भी आपको एक्टिविटी करनी है तो उसको किसके ऊपर ही आप
परफॉर्म कर सकते हो लैंड के ऊपर। तो इसमें लिखा है बी लिव ऑन लैंड एंड परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक क्या, हम सोशल भी तो उसी के ऊपर ही करते हैं, सोशल करते हैं, पॉलिटिकल करते हैं, सारे किसी के ऊपर होती है, लैंड के ऊपर ही होती है। तो हम सभी तरह की एक्टिविटी किसके ऊपर करते हैं, लैंड के ऊपर करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, ह्यूमन लाइफ हो, वाइल्ड लाइफ हो, यानी कि जंगल हो, सब किसके ऊपर है, भूमि के ऊपर है। तो ये भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। कह रहे हैं कि अपना देश है उसमें विभिन्न तरह की भू आकृतियाँ हैं। इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स अंडर माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन्स, है ना। कैसी भू आकृतियाँ, देखो कहीं पर ऊंचाई है तो कहीं पर गहराई है, कहीं पर ऊंचा है और कहीं पर गहराई है। तो ये जो आकृति है भूमि की, इसको हम इंग्लिश में रिलीफ फीचर्स या भू आकृतियाँ कहते हैं। इस आकृति को आपने नाम दे दिया माउंटेन। ये जो टेबल नुमा आकृति दिखाई दे रही है इसको प्लेटो कह दिया आपने, यानी कि पठार, और नीचे जो है ना वो मैदान हो गया। तो आप देख लेते हैं कि भारत में जो भू आकृतियाँ हैं वो कितने प्रतिशत कौन सी भू आकृति है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो 3 भू आकृतियाँ हैं इनको हम बांट लेते हैं मैदान में, पर्वतों में और किसमें, पठारों में। सबसे बड़ी मात्रा में हमारे देश में है मैदान, 43% भूभाग पर, यानी कि हमारे जो लैंड एरिया है इंडिया का उसके 43% लैंड एरिया कवर्ड किसके थ्रू है, प्लेन्स के। दूसरे नंबर पर आता है आपका माउंटेन, 30% एरिया पर है और 27% एरिया पर है प्लेटू। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि इनके यूज क्या हैं। देखिए प्लेन्स पर आप कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। आप प्लेन के ऊपर कृषि कर सकते हो, ठीक है, आप इंडस्ट्री लगा सकते हो, राइट, समतल जगह चाहिए ना। आप रेलवे का विस्तार कर सकते हो, आप अच्छी सी सड़कें बना सकते हो, आप नहरें बना सकते हो, है ना। ये सारे काम आप कहाँ कर सकते हो, ये कर सकते हो आप मैदान पर। तो मैदान आवश्यक है, हमें एग्रीकल्चर करना है, इंडस्ट्री लगानी है। अब दूसरे नंबर पर आपके सामने है माउंटेन। तो माउंटेन किस काम में आते हैं, एक तो माउंटेन से बहुत सारी रिवर फ्लो होती है, नदियाँ निकलती हैं, और माउंटेन की यदि ज़्यादा ऊंचाई है तो उस पर ग्लेशियर होते हैं, और ग्लेशियर मेल्ट जब होते हैं तो इनका पानी किस में आता है, नदियों में। तो नदियाँ रेनफॉल के सीज़न में, यानी कि अपने इंडिया में कुछ समय तक रेनफॉल होती है, 4 या 5 महीने, 4 महीने, तो 4 महीने तो रेनफॉल के सीज़न में नदियों में पानी रेनफॉल का रहता है, वर्षा का रहता है। लेकिन जब वर्षा निकल जाती है उस समय नदियों के में पानी, कुछ नदियाँ ऐसी हैं वो 12, यानी कह सकते हैं पेरेनियल होती हैं, 12 महीने उनमें पानी रहता है। वो कहाँ से आता है, वो ग्लेशियर से आता है। तो एक तो नदियों को सतत प्रवाह के लिए ये माउंटेन बहुत ज़रूरी है। दूसरा कह सकते हैं टूरिस्ट प्लेस भी ये होते हैं। आप जाते हो ना हिल स्टेशन, आपने सुना होगा, हम तो हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं। तो हिल स्टेशन यानी कि कह सकते हैं हाइजीनिक प्लेस होते हैं, बड़ी स्वास्थ्यवर्धक जगह होती है। यहाँ पर घूमने जाते हैं तो ठंडी हवा चल रही होती है, अच्छा क्लाइमेट होता है, और इनके ऊपर बहुत तरह के फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं। तो वो हमारे, आपको पता ही है कि विभिन्न तरह के जो रिसोर्सेस के सोर्स होते हैं, आपको वहाँ से यहाँ पर आपको यहाँ से फ्रूट्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ से लकड़ियाँ मिल जाती हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है। तो माउंटेन का यूज़ आपने देख लिया। अब आपके सामने एक और आता है प्लेट्यू, मैदान, क्षमा करें, पठार। पठार किस काम में आते हैं, तो पठार होते हैं बहुत तरह के मिनरल्स से रिच, यानी कि जो बहुत तरह के खनिज भंडारों से भरे हुए होते हैं। जितनी भी भारत की खदानें हैं 95% से ज़्यादा जो माइंस हैं वो आपको प्लेटो रीजन में ही मिलेंगी, क्योंकि प्लेटो कंटेन करते हैं डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को। इन्हीं से आपको जो है ना वो इमारती पत्थर मिलेगा, यहीं से आपको चूना मिलेगा, यहीं से आपको लोह अयस्क, यहीं से आपको सोना, यहीं से आपको एल्यूमिनियम, यहीं से आपको मोती मिल सकते हैं, हीरे मिल सकते हैं, कोयला मिल सकता है। ये सारे जो संसाधन हैं कहाँ मिलते हैं, पठारों पर मिलते हैं। और पठार चूँकि इस तरह की आकृति होती है तो यहाँ विभिन्न तरह के झरने भी देखने को मिल सकते हैं।
बच्चों आपने समझा कि किस तरह हमारे लिए ये भू आकृतियाँ उपयोगी हैं। तो भारत के भू आकृति के बारे में आपने समझा। अब इस चैप्टर का ये जो लास्ट टॉपिक था वो आज हमने कवर किया। अब अगले वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे एक नए टॉपिक से, उसका नाम होगा लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड पैटर्न इन इंडिया। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो आप सभी अध्ययन करते रहें।